करने के लिए बहुत स्वागत है आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि साहित्यकारों से बात करने वालों को बहुत ज़्यादा पढ़ना और लिखना पड़ता है। हम साहित्यकार नहीं हैं, सामान्य पत्रकार हैं, तो उतना ज्ञान शायद साहित्य का हमको ना हो, पर हम कोशिश करेंगे कुछ बातें जो जन सामान्य के जीवन को छूती हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। साहित्य ज़रूर ये कहा जाता है कि समाज का आईना होता है, जो समाज को एक राह दिखाता है। और क्या आपको लगता है साहित्य केवल समाज का आईना है कि समाज से साहित्य को कुछ मिलता है? साहित्यकार जो होता है वो समाज से ही निकल कर आता है, समाज की ही उपज होता है या उनका प्रतिनिधि होता है, या दूसरी कलाओं के जो लोग हैं, कलाकार जो होता है वो आम जन में से ही निकल कर आता है। तो और जीवन जो साहित्य को देता है, साहित्यकार को देता है, साहित्यकार वही दुनिया को लौटाता है, लेकिन अपने अंदर की एक लंबी प्रक्रिया से उसको गुजारने के बाद अपनी दर्शन, अपनी जीवन दृष्टि, अपनी लोक दृष्टि से उसको इंगित करने के बाद वो सारी चीजें वो जीवन को वापस लौटा देता है। तो साहित्य समाज का तो ऐसा ही संबंध है जैसे कि सांस लेने का और दिल धड़कने का और हमारा जीवित होने का। तो मतलब आपके कहने का ये है कि जो जन समस्याओं पे साहित्यकार लिखता है, वो बहुत प्रभावी रूप से अपने लेखन के माध्यम से आता है ताकि जन सामान्य को बेहतर तरीके से समझा जा सके, उजागर कर सके। आपके कहने किसी भी काल को अगर आप समझना चाहेंगे, अगर आप कबीर के समय को समझना चाहेंगे, या आप तुलसीदास के समय को समझना चाहेंगे, तो आप उनकी रचना को ही ना पढ़ेंगे, या फिर आप उस समय के इतिहासकार को ढूंढेंगे। मुझे तो लगता है कि किसी भी समय का दस्तावेज अगर जो है, तो न सिर्फ उस समय का दस्तावेज वो साहित्य है, बल्कि उससे आगे की बात वो कहता है। जैसे कि तुलसी की पंक्ति है, कति विधि सृजी विधाता नारी, पराधीन सपने ही सुखनाई, जो उनकी पंक्ति है। तो वो आप देखिए कि आज के समय पर भी कितनी ज्यादा वो बात लागू होती है, या कालातीत है, कल को भी वो बात लागू होगी। तो मुझे लगता है ना सिर्फ अपने समय की बात साहित्य करता है, अपने समय से आगे की भी मनुष्यता की बात करता साहित्य मनुष्यता की बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, जीवन की बात करता है। और आपने तुलसीदास जी का उदाहरण दिया कि वो जब लिखा गया तब भी प्रासंगिक था और बल्कि आज भी प्रासंगिक। मैं मेरा एक सवाल बार बार होता है, हमने आपके बारे में पढ़ा है, जितना समझा जाना है। एक बार बड़े साहित्यकारों के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनका साहित्य आज से 100 साल पहले भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। इनमें हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं, तो अभी अनेक मैगजीनों में उनकी जब शताब्दी वर्ष मनाया गया था तो ये बात आई थी। हमारे मन में यकायक एक प्रश्न आया, इस ये जो समसामयिक होता है, या हम ये माने कि आज भी प्रासंगिक है, इसको हम क्या समझें कि ये जो परिस्थितियां तब थी अब हैं, हम जहां वहां थे यहाँ थे, इसको प्रासंगिक होने के अर्थ को हम अगर व्यापक दृष्टिकोण से आपसे समझना चाहें तो क्या है ये मतलब? है। देखिए, सतह के ऊपर चीजें बदलती हैं, सतह के नीचे मूल मानवीय प्रवृत्तियां वही रहती हैं। क्योंकि प्रेमचंद की एक कहानी है, हाँ, अगर मैं उसका नाम ध्यान कर रही हूँ तो वो मिस पद्मा एक कहानी है, मानसरोवर में है। और वो लिव इन पर एक कहानी। लिव इन में एक युवती रहती है, एक युवक से प्रेम करती है और अपने परिवारजनों से कहती है कि मैं तो आत्मनिर्भर हूँ, मैं तो किसी के भी साथ रहती हूँ। तो जब वो गर्भवती होती है तो वो युवक उसका सारा धन लेकर चला जाता है। आज से 100 साल पहले का राइटर ये बात लिख रहा है, और आप देखिए कि आज के समय में कितना ज्यादा ये चीज हो रही है। तो यही वो बात है जो चीजों को कालजयी बनाती है, कि वो परिस्थितियों, हालात, हमारे परिधान, हमारी हेयर स्टाइल, हमारे बोलने का ढंग, इन चीजों से परे जो मूल मानवीय प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य का मन है। साहित्य में कहते हैं कि जो हो रहा है उसको मत लिखिए, जो होना चाहिए उसको भी मत लिखिए, जो महसूस होता है उसको लिखिए। तो जो महसूस होता है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा वो चीज होती है जिसके लिए टॉल्स्टॉय कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा सार्वभौमिक, जो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत है, वो सबसे ज्यादा सार्वभौमिक है। जो जिन एक किन्हीं परिस्थितियों में मुझे महसूस हो रहा है, बहुत संभव है कि आपको भी वैसा ही महसूस होगा। यही चीज जो साहित्यकार पकड़ के लिख पाता है वो बड़ा साहित्यकार। आपने कहा कि पकड़ के लिख पाता है। एक बात आपने आरंभ में बोली थी, हम प्रेमचंद की बात की कि सतह पर परिवर्तन होता है, तो रूट्स में आप बोलने का परिवर्तन नहीं होता। क्या हम ये मान के चले कि जो परिस्थितियां समाज की मुंशी प्रेमचंद के काल में थी, अगर प्रेमचंद जी आज भी प्रासंगिक हैं, तो क्या वही परिस्थितियां आज भी देख रही हैं आप पढ़? देखिए, मैं कहूंगी कि मनुष्य का मन तो एक ही है ना। अगर साहित्य के लिए कहते हैं कि वो लोक मंगल की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है, जनता के साथ जो चीज खड़ी है,
सत्ता के विरोध में ताकत बन के वो कलाएं हैं जिनमें की साहित्य भी शामिल है, तो वो तो सदैव वैसा ही रहेगा ना। जनता का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो तो वैसी रहेगी जैसी पुराने समय में थी, जैसे आज के समय में, या जैसे कि अगले समय में होगी। हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति का ढंग बदल जाए, लेकिन अगर लेखक के पास वो कष्ट नहीं है कि उसको लिखते समय आंसू नहीं आए, तो पाठक को लिखते समय आंसू नहीं आएंगे। और आपकी चीज एक तरह से उन लोगों की बात प्रस्तुत नहीं कर पाएगी जिनको आपने बिलखते हुए देखा था। इसी को लिटरेचर में हम पर काया प्रवेश कहते हैं, कि जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जब हम उस जैसा हो जाते हैं और तब लिखते हैं, तब जाकर उसका दर्द हम दर्ज कर पाते हैं, तो पढ़ने वाले को भी रुला देते मतलब समाज की जो साहित्य परिस्थिति आपने बताया कि लिखते समय आंसू आने चाहिए, इनको फीलिंग, मतलब डीप फीलिंग जिसको आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में अगर बोलें तो, महसूस करें हम गंभीरता से तब उसको लिख पाते हैं। हमने आपके बारे में पढ़ा कि अंग्रेजी लेखकों का प्रभाव कुछ ज्यादा है। कल हम इंटरव्यू पढ़ रहे थे, उदाहरण ज्यादा थे। ऐसा कुछ है क्या? हमने पढ़ा नहीं आपको ज्यादा, लेकिन हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं। सारे लेखक हमारे हैं। मैं तो संस्कृत के आचार्यों के भी उदाहरण देती हूँ, पर अब वो आपको संस्कृत के आचार्य अगर कम कम याद हैं और अंग्रेजी के लेखक ज्यादा ज्यादा याद हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हिंदी के लेखकों को भी देती हूँ। और सारा विश्व, मैं हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये मेरी मदर टंग है और उसमें मैं पैदा हुई थी। अगर मैं संथाली में पैदा हुई होती, वो मेरी मदर टंग होती, या मराठी में पैदा हुई होती, असली चीज होती है। जैसे आज हम बात कर रहे थे कि मेडिकल की किताबें हिंदी में आ गई, तो किसी ने कहा कि वो तेलुगु तमिल वालों का पहले से कंटेंट तैयार था, उनके यहाँ और जल्दी आ गई, या मराठी में आएंगी, या और छोटी लैंग्वेजेस में आएंगी, आदिवासी भाषाओं में भी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि योग सर्जन एक बन सके, एक योग डॉक्टर सोसाइटी को मिल सके, ना कि वो माध्यम जिससे वो पढ़ा था। तो कोई भी साहित्यकार हो, अगर हम इनरिच कर पा रहे हैं लिटरेचर को, अगर हम दे पा रहे हैं, कोई भारत के बारे में जानने के लिए अगर कहानी पढ़ता है भारत के किसी राइटर की, किसी भी लैंग्वेज का, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट है, और वो भारत को जान पाता है या भारत की लोगों के मन को महसूस कर पाता है, तो मुझे लगता है कि भाषा फिर एक बंधन कम है या वो टूटा है। तो विदेशी लोगों का भी हमें नाम लेने दीजिए, जैसे कि हम अपने आचार्यों का लेते हैं। नहीं, नाम लेने में प्रतिबंध नहीं है, सवाल था कि प्रभाव शायद ज्यादा है। हम ये जानना चाहते हैं कि समाज या साहित्य जब लिखा जाता है तो एक नई दिशा देता है समाज को। आपको लगता है कि वर्तमान में या पिछली एक सदी में लिखा गया साहित्य समाज को एक नई दिशा में ले जा पा रहा है, या किस तरह के साहित्य की आवश्यकता है जो समाज को एक नई राह पे ले जाए? देखिए, चीजें बदलेंगी तो किताबों से बदलेंगी, ना नारों से बदलेंगी, ना भाषणों से बदलेंगी, ना हिंसा से बदलेंगी, ना चाकू मारने गोली चलाने से बदलेंगी। दुनिया अगर बदलेगी तो किताबों से बदलेगी, लिखने वालों से बदलेगी, पढ़ने वालों से बदलेगी। तो सदैव प्रतीक्षा कीजिए ऐसी किताबों की। आप हमेशा बात करते हैं कि मैंने बचपन में वो कहानी पढ़ी थी, वो कविता पढ़ी थी, उसका मुझ पर ये प्रभाव था। तो लिखी हुई चीजों का एक महत्व, सदैव महत्व है। और जो महान साहित्य है, जो बड़ा साहित्य है, वो सदैव समाज का अगुआ है। हम सदैव सोचते हैं कि अ, दुनिया, जैसे लिटरेचर एक नदी है तो उसके दो छोर हैं। एक वो छोर है जिस पर कि जो है वस्तु दुनिया का गलीच रूप, और एक वो छोर है जो कि आदर्श, उसी की दुनिया होनी चाहिए, और उसके बीच में लिटरेचर एक नदी की तरह बहता है। तो सूक्ष्म रूप से जो होना चाहिए वो जब किताबों में आता है, तो वही पढ़ने वालों को एक योग्य नागरिक है। तो एक एक सवाल और है, क्या साहित्य को वर्गीकृत कर सकते हैं हम? बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये उसका साहित्य है, ये इसका साहित्य है। हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन दलित साहित्य भी कहते हैं लोग, और अब सवर्ण साहित्य कहते हैं। तो क्या वर्गीकृत किया जा सकता है? हाँ, वो साहित्य की राजनीति है। बहुत सारी दुकानें यहाँ चल रही हैं, बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग बोलूँ, मुझे को आप स्त्री विमर्श के खाते में डाल के गर्व कर दीजिए। अभी तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अपने बारे में कि मैं ओबीसी साहित्य का उभरता हुआ नाम हूँ, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं खुद साहित्यकार के तौर पर स्थापित हो गई, तो खीनों ने सोचा कि ये टैग हम भी ले लें, ये नाम हम भी ले लें। प्रेमचंद के बारे में जैसे बोला जाता है, प्रेमचंद बहुत पहले से राइटर थे, बहुत स्थापित थे, बहुत भारतीय मूल्य हैं, लेकिन प्रगतिशील तथाकथित जिन पर टैगिंग है, उन लोगों ने उन्हें अंत में अपने खेमे में एक तरह से ये कि वो सिर्फ हमारे लेखक हैं। जैसे महात्मा गांधी किसी भी पार्टी विशेष के नहीं है, किसी भी विचारधारा विशेष के नहीं है, वो हर भारतीय के गांधी हैं, बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं। ऐसे ही साहित्यकार तो अपनी आवाम का, अपनी जनता का, अपने मुल्क, अपने देश का राइटर होता है। और बाकी टैगिंग है, साहित्यकार भी एक मनुष्य होता है, थोड़ी सी राजनीति वो भी कर लेता है। लेकिन जब हम लिटरेचर लिख रहे होते हैं, तो वहां पर ना टैगिंग काम आती है, ना थीमें काम आते हैं, ना आवरण काम आते हैं। वहां तो असली योग्यता,
काम आती है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आपने कहा योग्यता कानून, क्या लेकिन योजनाबद्ध तरीके से भी साहित्य को इम्प्लांट किया जा सकता है कि जैसे अगर आप पॉलिटिकल की बात की कि साहित्यकार में कुछ पॉलिटिक्स होते हैं, जैसे आप कहा कुछ आइडियोलॉजिकल आर्टिकल्स इम्प्लांट किए जा सकते हैं, कैसे है क्या साहित्यकारों में? आइडियोलॉजी तो हर राइटर के पास होती ही है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इसमें भी कुछ गलत नहीं है कि अगर लेखक कुछ चीजें लेकर के आता है, जैसे कि मैं अपना एक नया नॉवल लिख रही हूँ, सतत। तो सतत में मैंने एक जगह जिक्र किया है कि जो नायिका है वो ये जानना चाह रही है कि मृत्यु के बाद जीवन क्या है। तो मृत्यु के बाद जीवन क्या है ये कैसे जानेगी? किताबों से न जानेगी वो, या फिर वो भूत खोजने निकलेगी? दो ही तरीके हो सकते हैं ना। तो उसमें नायिका गरुड़ पुराण लेकर आती है और उसको पढ़ती है और उसका मन नहीं लगता। तो ये जो सारे अगर धार्मिक प्रतीक हैं, या आप देखिए कि आदिवासी अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, दरवाजा नहीं होता था। उनकी एक आस्था होती थी उनके ईश्वर पर, भले वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा पत्थर ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें जिनको कि आज के समय में बहुत ज्यादा मतलब चीजें इतनी ज्यादा चरम पर हैं कि लोक मन की, जन के मन की बात करते ही, आस्था की बात करते ही खेमेबंदी कर दी जाती है कि ये इस ग्रुप के हैं, ये उस ग्रुप के हैं। जबकि वो सब कुछ जो जीवन में है वो सब कुछ साहित्य में आए गए। और बहुत स्वागत है विचारधाराओं का भी, अगर वो अंततः मानवता की बात। अंततः साहित्य अगर मानवता की बात करते हैं, आपने एक स्त्री विमर्श शब्द का यूज किया और अपने आप को उसी दिशा में माना भी, ये अच्छी बात है। स्त्री विमर्श की जब बात चलती है तो बड़ा व्यापक है, और स्त्री की मुक्ति की बात उसमें विमर्श में ज्यादा होती है कि उसको सामाजिक बंधनों से जो बेड़ियों के रूप में लोग मानते हैं उनसे मुक्त करके बात की जाए। आपको क्या लगता है स्त्री विमर्श का व्यापक पैमाना क्या है, अगर इस वर्ड को हम समझने की कोशिश करें? देखिए, स्त्री को मनुष्य के तौर पर देखिए, बस इतनी सी बात है। टोटल स्त्री विमर्श ये कहता है कि जो स्त्री है वो मनुष्य है, और आप उसको मनुष्य के तौर पर देखिए। और खुद स्त्री को भी अपने आप को, बहुत सारी परिस्थितियां तो ऐसी होती है कि उनको अवसर नहीं मिलता, वहां पर उनको सबसे ज्यादा विमर्श की जरूरत होती है। पर कहीं कहीं ये विमर्श स्यूडो भी हो जाता है, कैफेटेरियाई भी हो जाता है, या अयोग्यता को छिपाने का पर्दा भी हो जाता है। देखिए, दोनों बातें हैं। और महादेवी वर्मा ने इस पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि उन्होंने कई सारी स्त्रियां जो एकाकी रह जाती हैं, उनकी विवाह नहीं हो पाती, जब उन पर उन्होंने एक लेख लिखा है तो उन्होंने दोनों पक्ष लिखे हैं कि अगर समाज दोषी है तो वो खुद भी दोषी है। तो अपनी अयोग्यता को तो आप कोई भी आड़ दे नहीं सकते, लेकिन हाँ, जहाँ पर सच में अत्याचार हो रहे हैं, तो वो चाहे सिर्फ स्त्री हो या दलित हो या कोई भी हो, दो चीजें पक्ष निर्भर करते हैं। पहली बात, एक तो उसे खुद लड़ना होगा अपने सिस्टम से, और दूसरी बात, जब वो लड़ने निकलेगा तो फिर बहुत सारी चीजें अपने आप उसके साथ आती जाती है, विमर्श साथ आती जाती है, लोग साथ आते जाते हैं। तो मेरी जहां तक नायिकाएं होती हैं, जितनी सारी होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हमने कोरोना में देखा था ना, बहुत सारी स्त्रियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि घर का कमाने वाला पुरुष मर गया। तो इसको तो सहानुभूति हम नहीं दे सकते। आत्महत्या अगर सहानुभूति पाने का अंतिम हथियार है, आप जीवन से लड़िए ना। इस देश में, ये लक्ष्मीबाई का देश है, ये आपके जबलपुर में अभी मैं गई थी, दुर्गावती की प्रतिमा तो मैंने देखा, उनका देश है। या शक्ति का देश है, आदि शक्ति के हम उपासक हैं, जहाँ आधा पुरुष और आधी स्त्री मनुष्य का मूल माना गया है। तो मैं दोनों ही बातें कहूंगी कि अत्याचार के विरुद्ध अगर समाज उनको सपोर्ट करे, तो वे खुद भी अपने अंदर से वो मादा लाएं, वो योग्यता लाएं जो उनको योग्य बनाए, लड़ सके। आपसे दो सवाल और करेंगे। आपने एक संघर्ष की बात की कि इंडिविजुअल को लड़ना पड़ता है, स्त्री को लड़ना पड़ता है, क्या स्त्री के अलावा भी हमें समाज में रहने के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा कुछ लगता सभी है? को लड़ना पड़ता है। भोपाल में मैं एक मंदिर के बाहर देखती थी, एक भिखारी पड़ा रहता था, बहुत दिनों तक मैंने देखा पड़ा रहता था, लगता था मर कब जाएगा, जैसे कि किसी दिन सुबह लोग मरे मिलते हैं। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो झाड़ू लगाने वाला बन गया है, उसका प्रमोशन हो गया। तो वो किसी न किसी तरह अपनी स्थिति से उठा ना, अपने अंदर की भावना से उठा, और कुछ दिनों बाद वो मंदिर की व्यवस्थाएं देखने लगा। वो लोगों को मंदिर जाने से पहले कि चप्पल यहाँ उतारिए, ये कीजिए, और वो एक भला सा मनुष्य लगने लगा। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा कि आप बेहतर मनुष्य बन सकें। आखिरी सवाल और कि हमारे इस संघर्ष में साहित्य कितना सपोर्ट करता है? साहित्य तो आपके मन की बात कहता है। साहित्य दुनिया को ये बताता है कि आपको क्या महसूस होता है। अगर आप घर में बच्चियों को मार देते हैं, मैं जहाँ से आती हूँ बुंदेलखंड से, और राई इतना चर्चित है अमेरिका या कनाडा में, तो राई में यही लिखा है कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम भोजन की धरती पर दिया जाता है, या जहाँ पर कलाकार सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कलाकार आम लोगों जितना अप टू मार्क नहीं होता, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, उसी को उतनी दुनियादारी नहीं आती, और वो अंततः पता नहीं कि गर्त में किस तरह से बेड़ियां गिर जाती हैं और वो अपनी नृत्य को बचा नहीं पाती। तो कोशिश यही थी मेरी उसमें
कि किसी ना किसी तरह से दुख को, दर्द को आगे ला करके लिख सकती है। ये इंदिरा गांधी थी, इनसे अभी हमने एक सवाल नहीं पूछा। इनका कहना है कि साहित्य का जन्म उसके ना रहने के बाद होता है, ऐसा इनका कहना है।